गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण क्लास 1 चैप्टर 2 है वर्णमाला। क्लास 1 के बच्चों, आपका व्याकरण का चैप्टर 2 है, पाठ 2 वर्णमाला। ध्यान दीजिएगा। सार्थक ध्वनि के सबसे छोटे खंड को वर्ण कहते हैं। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण का दूसरा नाम होता है अक्षर। ठीक है, जैसे कि आपका नाम किसी का नाम 2 अक्षर से बना है, किसी का 3 से, किसी का 4 से। तो आपके नाम के जो अक्षर होते हैं उनको वर्ण कहते हैं। सार्थक ध्वनि यानी कि अच्छी ध्वनि, सही ध्वनि, राइट ध्वनि, ठीक है, उसकी सबसे छोटे खंड को वर्ण कहते हैं। जो सबसे सही आवाज़ होगी, उसका जो सबसे छोटा भाग होगा उसे हम वर्ण कहते हैं, यानी कि अक्षर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कमल, ठीक है, तो जब हम कमल बोले हैं तो जो क बोले वह सही है, ओके। और अब हम क को ज़्यादा से ज़्यादा अ से अलग कर सकते हैं। उसके बाद क में हलंत आ जाता है, जैसे क जोड़ अ, जोड़ म, जोड़ अ, जोड़ ल, जोड़ अ, कमल। हम सबको अलग अलग कर दिए, लेकिन हम क को और छोटा नहीं कर सकते, उसको और नहीं काट सकते, उसको और टुकड़ा उसके नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, वह वर्ण कहलाएगी, क्योंकि वह बिल्कुल सिंगल रह गई है, अकेली रह गई है। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है, ध्यान दीजिएगा। भाषा को व्यक्त करने का माध्यम ध्वनि है। ध्वनि का अर्थ कोई साउंड, कोई आवाज़। तो जब तक हम कोई आवाज़ ही मुंह से नहीं निकालेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो कोई हमारी बात कैसे समझेगा। तो बात को समझने के लिए बोलना तो ज़रूरी है। तो भाषा कब होता है, जब हम बोलते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थात वह जो पूरी प्रक्रिया है, वह जो फेम बनेगा, वह भाषा का बनेगा। व्यक्त करने का यानी भाषा को बताने का, समझाने का जो एक साधन है, वह ध्वनि है, आवाज़ है, साउंड है। ध्वनि सार्थक होती है, अर्थात वह अर्थ को स्पष्ट करती है। कोई भी ध्वनि जो आवाज़ होगी वह सार्थक होगी, और वह जिस चीज़ के लिए भी प्रयुक्त होती है, जिस भी चीज़ के समान उसको बोला जाता है, मतलब ये सोच कर बोला जाता है कि मैं कोई आवाज़ लगाऊं। जैसे कि मैं बोली कमल या कलम, ठीक है। किसी बच्चे का नाम बोली सोना, ठीक है। किसी जानवर का नाम बोली हिरन, शेर, हाथी, तो मेरे मुंह से आवाज़ निकल रहा है। शेर को जब हम शेर की ध्वनि को अलग अलग छांटेंगे, अलग अलग करेंगे वर्ण को, तब वह बिल्कुल सिंगल वर्ण या छोटी से छोटी ध्वनि बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, हम जो बोलेंगे वही ध्वनि जरूरी होगी, वही सार्थक होगी, वही सही होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 जानवरों के नाम दिए हैं, नाम नहीं दिए हैं, यहाँ बताया गया है। यहाँ पशुओं के मुख से, यानी जानवरों के मुख से, जानवरों के मुख से निकलने वाली ध्वनि तो है, परंतु यह ध्वनि सार्थक नहीं है, अर्थात यह किसी भी अर्थ को स्पष्ट नहीं करती। आपके सामने आपका कुत्ता, मतलब आपके घर में अगर पालतू जानवर होगा, पेट एनिमल होगा, चलिए चिड़िया ही है, अगर वह बोल रही है और वो बस एक ही धुन में बोले जा रही है, वह क्या बोल रहा है या वह क्या बोल रही है आपको तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने भले समय बांट दिया है कि इस समय वो बोल रहा है तो उसको खाना चाहिए, इस समय वो बोल रहा है तो यानी कि कोई बाहरी आदमी आया है, तो आप उसके व्यवहार से समझेंगे, लेकिन उसकी बोली तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वो खाना ही मांग रहा है। ये थोड़ी ना बोल रहा है कि मुझे खाना दे दो। कुत्ता है तो भाव भाव बोलेगा, ठीक है। तोता है तो अपनी आवाज़ में बोलेगा। तो जानवरों की भाषा सार्थक नहीं मानी जाएगी, मनुष्यों की भाषा ही सार्थक मानी जाएगी। अतः वह ध्वनि जिससे उसका पूरा अर्थ स्पष्ट होता है वह वर्ण कहलाती है। परिभाषा,
वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें वह वर्ण कहलाती है। मूल ध्वनि यानी कि एग्जाम्पल के लिए आप क ले लो, ह ले लो, कोई भी व्यंजन ले लो, आप उसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि उसका वो रूप क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। वर्ण का निर्माण ध्वनि के अनुसार होता है। चित्रों पे आप ध्यान दो। किताब, कलम, खरगोश। एक उदाहरण मैं बोलूँगी, ये सभी ध्वनियों से बने हैं। उदाहरण है किताब, क हलंत जोड़ छोटी ई, हलंत प्लस, फिर से बोलते हैं किताब, क हलंत प्लस छोटी ई प्लस त हलंत प्लस बड़ा आ प्लस ब हलंत प्लस आ। ठीक है, यहाँ प्लस को जोड़ भी बोला जाता है। शायद आप ना समझ पाते इसीलिए, क्योंकि आप क्लास 1 के बच्चे, इसलिए मैं प्लस का प्रयोग की हूँ। प्लस को आप जोड़ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही पढ़ेंगे, इसमें समझाने के लिए बोले हम। ठीक है, तो आप ध्यान दिए कि जब हम मात्रा को अलग कर दिए, स्वर को अलग कर दिए, तो सब बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। क अलग, ई अलग, त अलग, आ अलग, ब अलग, अ अलग। तो 2 2 6, ठीक है, 6 अक्षरों से मिलकर एक सार्थक शब्द बना। क्या बना? किताब। यहाँ तक आ गया। ये सभी वर्ण हैं, अक्षर हैं। तो बहुत सारे अक्षर मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं, सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, तभी जा कर के और वह वाक्य और वाक्य भाषा का निर्माण कर। चलिए नेक्स्ट है लिपि। यहाँ तक आशा आपको समझ में आ गया होगा। लिपि बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी कि आवाज़ निकलता है, साउंड निकलता है। इन्हें भाषा का मौखिक रूप भी कहा जाता है। इसे लिखने के लिए संकेत चिन्ह होते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग संकेत चिन्ह होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे मुख से आवाज़ निकलता है, साउंड निकलता है, ठीक है, तब तो हम उसको ओरली बोलते हैं, तो मौखिक हुआ। लेकिन जब इनको लिखते हैं तब इनको संकेत चिन्ह के रूप में लिखते हैं, और प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग संकेत चिन्ह होते हैं। उदाहरण के लिए अ, म, बड़ी ई, र, स, री आदि। समझ में आया? यानी कि जो भी साउंड होगा, अगर हम उसको लिखेंगे तब वह लिपि का रूप आ जाएगा। हिंदी भाषा में देवनागरी में लिखेंगे तो हिंदी भाषा का अक्षर होगा, और अंग्रेजी में लिखेंगे ABCD तो वह रोमन लिपि में लिखेंगे। ये ध्यान देने योग्य बात है। लिखित भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन मूल ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। जब हम ओरली बोलते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं, और उस चिन्ह को लिखते हैं, तो बोलने में तो मौखिक शब्द का प्रयोग होता है, मौखिक रूप हुआ, लेकिन लिखने में लिखित रूप का प्रयोग हुआ तब। ठीक है, लिखित भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन मूल ध्वनियों को चिन्हों को वर्ण कहते हैं, तथा जिस रूप में इन्हें लिखे जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जब हम इसको लिख लेते हैं, लिखित भाषा को, लिखित जो वर्ण होता है, जैसे क, एक बच्चा बोला क, ठीक, और उसको लिखने वाला जब उसको लिख दिया कॉपी पे क, तो वह एक लिपि बन गई। जैसे क, यह हमारी देवनागरी लिपि कहलाएगी। यह ध्यान दीजिएगा। ओके, बोला जाता है, लिखा जाता है, और जब उस संकेत चिन्ह को लिखा गया तो वह आपकी लिपि हो जाती है। आप छोटे बच्चों को समझने के लिए इसको मतलब साधारण ढंग से समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। हिंदी और संस्कृत की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका एक, जैसे आपका नाम, जो भी नाम है आपका, ठीक है, काजल है, रोहन है, सोहन है, तो आपकी पहचान क्या हुई? रोहन के नाम से, सोहन के नाम से, या काजल के नाम से, जो भी आपका नाम है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही हम अपनी हिंदी और संस्कृत लिपि को देवनागरी लिपि से पहचानते हैं, यानी उसका नाम है देवनागरी लिपि। ये जान जाइए, ध्यान दीजिए। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा के लिए प्रयोग होती है, या पंजाब में पंजाबी लोग प्रयुक्त करते हैं, उसको गुरुमुखी बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, जिसको हम ABCD के रूप में लिखते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं ना, ABCD, एप्पल, एलिफेंट,
यह सब रोमन लिपि में आ जाती है। अब उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। तो उर्दू तो हम लोग पढ़ाई नहीं करते, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज सब बच्चों को है। तो उसका जो लिपि है वह फारसी होता है। परिभाषा, वह रूप जिसमें किसी भाषा की मूल ध्वनियाँ लिखी जाती हैं लिपि कहलाती हैं। जैसे समझा दिए, हम बोले कोई भी शब्द, उसको जब लिखे और लिखने वाली जो आपकी जो रेखा है वह लिपि के नाम से जानी जाएगी। वर्णमाला, नेक्स्ट है आपका वर्णमाला। प्रत्येक लिपि में वर्णों को एक निश्चित क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है, इसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऐसे ही क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, ब, ठीक है, ये सब वर्णमाला है। लेकिन ये लाइन से जब लिखे जाएंगे तब हम इनको वर्णमाला बोलेंगे। अगर ये उल्टे पुल्टे लिखे जाएंगे तो इनको वर्णमाला नहीं बोलेंगे, यानी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इन वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। आप लोग जानते ही होंगे, स्वर ये वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ये सब बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यह स्वतंत्र होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब नेक्स्ट है ख नंबर, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन जो होते हैं उनको स्वरों की सहायता चाहिए, सहारा चाहिए, अन्यथा वह मतलब लंगड़े के समान होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है बिना स्वर के। क में अ मिलेगा तभी वो, अच्छा क बोलो, क, कोई भी शब्द आप बोलो, जो भी बोलोगे उसमें पीछे अ का साउंड आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप उस व्यंजन को हटा दोगे, उस स्वर को हटा दोगे उसके पीछे से, तो वह व्यंजन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा उसका। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों की संख्या 35 यानी कि 35 होती है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ऐसे ही आपका सब ह तक आ जाएगा। संयुक्त व्यंजन, आप लोग यूकेजी में पढ़ भी चुके होंगे। संयुक्त व्यंजन, कुछ व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 होते हैं। छ का मिलान जो होता है दो वर्णों से मिलके बनता है, क और श, षटकोण वाला स। उदाहरण के लिए शिक्षा, क्षत्रिय, रक्षा, त्र, त और र मिलकर त्र बनता है, जिसे पत्र, त्रिशूल, त्रिभुज। ज्ञ, ज और ञ मिलकर के बनता है ज्ञानी, आज्ञा, यज्ञ। ठीक है, अब आपका पाठ समाप्त होता है, इसको अच्छे